हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएम दुमका सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स बीए मेजर पेपर 1 के बारे में। ठीक है, यानी कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 का एमजे पेपर 1, इसमें हम लोग सभी इम्पोर्टेंट नोट्स कर लिए हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। यहाँ से 10 में 3-4, हाँ पक्का यार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। किस किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले ना बच्चा अवेयर नहीं होता है। ठीक है, और आप लोग अवेयर होते तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं था, बट आप लोग अवेयर नहीं थे। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही आप लोग जागते हैं, नहीं तो कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं क्या एग्ज़ाम आएगा तब ना। चलिए, अब एग्ज़ाम आ गया, अब पढ़िए। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली टाइम टू मौर्य पीरियड, यानी कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानना है। शुरू से लेकर के मौर्य साम्राज्य के इतिहास तक का जानकारी लेना है इस पेपर में। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर दे रहा हूँ आपको। डेफिनेटली मैं गारंटीड देता हूँ कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच करेगा, और वो भी 15 मार्क्स वाले मैच करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके 3 क्वेश्चन मैच करते हैं तो मिनिमम 45 होगा, और 4 का चारों मैच कर गया तो 60 नंबर, और 5 मार्क्स वाले यहीं से मैच कर जाएंगे, और 1 मार्क्स वाले आप पढ़ते पढ़ते ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। इसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत, ठीक है, शामिल है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ नोइंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेसी सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड ओरल सोर्स। ठीक है, पहले ये चीज़ जानिए, अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आप प्रश्नों का आंसर नहीं भी पढ़े हो फिर भी आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास की अगर आपको जानकारी देना है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, तो आप कहाँ से जानकारी लीजिएगा। सिंपल सी बात है, या तो आप किताब पढ़िएगा, ठीक है, तभी जानकारी मिलेगा, या फिर किसी लोगों से पूछिएगा। ठीक है, या फिर कोई वैसा सामान मिल जाएगा आपको, कोई मूर्ति, कोई पत्थर, कोई सिक्का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह कितने साल पुराना है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही ना कीजिएगा। तो वही चीज़ पूछा गया है कि अरे भाई, अगर तुमको प्राचीन भारत का इतिहास जानना है तो बताओ कि उसमें साहित्यिक स्रोत का क्या योगदान है, पुरातात्विक स्रोत का क्या योगदान है, और मौखिक स्रोत का क्या योगदान है। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे केवल सरसरी निगाहों से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको खुद करना होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की 3 प्रमुख स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत। ठीक है, ये 3 ही तरीका से आप लोगों का इतिहास जान सकते हैं। साहित्यिक स्रोत जिसमें सभी किताब आ जाते हैं, अगर आप किसी किताब को पढ़ के कोई जानकारी हासिल करते हैं तो उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। इंग्लिश में लिटरेसी सोर्स बोला जाता है। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य जिसमें रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी को पढ़ के आप प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, तो जानकारी मिल गया ना, किससे, किताब पढ़ के। तो इसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। समझ गए बात को। साहित्यिक स्रोत क्या है कि जब हमें किताब पढ़ के एकदम ऐसा ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको तो लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि जब हमें किताब पढ़ के कोई जानकारी मिलती है तो उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। जैसे रामायण, फिर लिख दीजिएगा महाभारत, फिर सब टॉपिक पे छोटा छोटा वर्ड लिख दीजिएगा, 3-4 लाइन। फिर लिख दीजिएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ। ठीक है, एक इंडिका बुक है, इंडिका बुक, जिसको किसने लिखा है, इंडिका। इसको यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने भारत में आया यूनान से, और यह बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, इंडिका। ठीक है, आज भी लाइब्रेरी म्यूजियम में, अजायब घर में इसको रखा गया है। तो वो किताब भी पढ़ के आप हासिल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका साहित्यिक स्रोत है। समझ गए साहित्यिक स्रोत मतलब। अब आता है यहाँ पे आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। एक पेज मेरा ब्लैंक चल गया यार, हाँ ये पेज तो मेरा ब्लैंक चल गया है ना, कोई बात नहीं, ब्लैंक गया है तो गया है, आपको आसान हो गया और ना। देख लेते हैं, हाँ एक पेज मेरा ब्लैंक चल गया है।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, जब किसी पत्थर को, कोई स्तंभ को, कोई गुफा को, कोई भी चीज़ ठोस पदार्थ को देखकर, छूकर, महसूस करके जब हम लोग इतिहास को जानकारी लेते हैं तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत वाला मिटा गया है। इसमें स्मारक आ जाएगा। स्मारक मतलब कोई घर मिल गया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंट का मकान मिल गया था, ईंटों का घर मिल गया था, ईंट का स्नानागार मिल गया था। तो उससे हम लोग जानकारी पता कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग भी बाथरूम बनाते थे नहाने के लिए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो स्विमिंग पूल बनाते थे आज के ज़माने में स्विमिंग पूल, अभी तालाब बोलते हैं ना, शहर के लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मर्जी। कोई पूछेगा स्विमिंग पूल में नहाया है, अरे वो क्या, गांव में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है ना कि हम लोग का तालाब क्या है, स्विमिंग पूल है नहीं यार। ठीक है, तो कोई ये मत बोलना कि मैंने स्विमिंग पूल में नहीं नहाया है। तालाब हम लोग का 1 नंबर स्विमिंग पूल है। ठीक है, चलिए शहर से अच्छा है। तो सिक्का हो गया, जब कोई सिक्का को देखते हैं कि वहाँ पे किसी का मूर्ति, जैसे 1-2 सिक्का में जो है सम्राट विष्णुगुप्त का वहाँ पे सिक्का में बीना बजा रहे हैं, तो उससे क्या मिलता है, विष्णुगुप्त के बारे में, गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो वो क्या है, सिक्का एक पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, कलाकृति, मनके, ईंटें, पत्थर, जितना भी है, ठीक है, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। और तीसरा आता है हमारा मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में क्या है कि वैसा स्रोत जिससे लोगों के कही सुनी बातों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे दादा बूढ़ा लोग बोलते हैं कि अरे भाई मतलब ये भैया, आज से मालूम है हम लोग के टाइम में ना पॉल्टन हुआ करता था, गोरा गोरा आदमी था, अंग्रेज लोगों को देखा था उन लोग, तो हम लोग दादाजी परदादा लोग उन लोग सुनाता था कि आता था और हिंदी बोलता था, तुम लोग क्या करता है रे, आए दारू चुराता है। तो उन लोग अंग्रेज ज़माना का हम लोग को कहानी सुनाया करते थे। ठीक है, मर गए। चलिए, तो वो क्या है, मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत से हमें जो जानकारी मिलती है इतिहास की, ठीक है, वही ओरल सोर्स इंग्लिश में और हिंदी में मौखिक स्रोत। बस इतना लिख देना है, बहुत आसान है। अगला है पाषाण युग किसे कहते हैं। पाषाण युग में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण युग का वर्णन करना है। ठीक है, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो इंग्लिश में क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर होता है और पाषाण मतलब भी पत्थर होता है। ठीक है, यानी कि पत्थरों का ज़माना। अच्छा, मॉडर्न ज़माना सुने हैं, पत्थरों का ज़माना नहीं सुने हैं? सुने हैं भाई, सुने हैं, इतिहास का स्टूडेंट है तो सुने होंगे। तो पत्थरों का ज़माना कब था, सोचिए, पत्थर का ज़माना से हम लोग मॉडर्न ज़माना में आ गए हैं। डिस्क्राइब द, इंग्लिश में बोला जाता है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, एंड क्या है आपका कैल्कोलिथिक एरा। तो देखिए, पत्थर का ज़माना एक समय था जब व्यक्ति, आपने सुना होगा, पत्थर से आग जलाते थे। ठीक है, आजकल लाइटर से आग जलाते हैं, पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर के बने पत्थरों का औजार यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा पत्थरों के गुफाओं में रहा करते थे। मतलब मनुष्य का मैक्सिमम काम जो है ना पत्थरों से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए उस जमाने को पत्थरों का युग यानी कि पाषाण काल कहा गया। काल मतलब युग, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि पत्थरों का युग। ठीक है, तो वह जमाना जब मनुष्य पत्थरों से अपने लगभग सभी काम काज करते थे, उस जमाना को पाषाण काल कहा गया। देखिए, मैं अपना भाषा में समझा रहा हूँ, किताबी भाषा को गोली मारो। ठीक है, तो आराम से समझ जाओगे कि पत्थरों का वह युग जिसमें मनुष्य अपने अधिकतम काम पत्थरों के साथ क्या करता था। ठीक है, इसलिए उसे पाषाण युग कहा गया। इसको फिर 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण। ठीक है, कौन कौन, पूरा पाषाण यानी कि जो सबसे पुराना ज़माना था। फिर आता है मध्य पाषाण युग। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नव पाषाण युग। ठीक है, और उस टाइम पे मनुष्य जो है अपना क्या क्या करता था, कब से टाइम पीरियड था, सब यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। फिर पत्थरों को छोड़ के मनुष्य ने धीरे धीरे तांबा का उपयोग करने लगा। तांबा, कॉपर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉपर का क्या होता है, सिंबल Cu, कॉपर, तांबा ना। पीरियोडिक टेबल भूल गए हैं क्या जी, आवर्त सारणी, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, कॉपर। ठीक है, तो उसी तरह से कॉपर है। तो लिख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले मेरे बात को समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विशेषता एवं
पाटन के कर्म को लिखें। ठीक है, पाटन नहीं होगा, ये पतन होगा, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक बस, पतन। ठीक है, पाटन नहीं पतन। पतन मतलब होता है समाप्ति। पतन एक होता है उड़ने वाला पतंग, जो हम लोग गुड्डी उड़ाते हैं, छत पे जाएंगे गुड्डी उड़ाएंगे, तो वो वाला गुड्डी नहीं, पतंग नहीं। पतन मतलब होता है समाप्ति, किसी भी चीज़ का समाप्ति। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसकी समाप्ति कैसे होगी, ये इस वीडियो में जानना है। ठीक है, सॉरी, इस प्रश्न में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है आज से लगभग 2100 से कहीं कहीं 3300 लिखाता है, इसको 2100 या 3300 जो भी लिखिएगा, से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास आज से पहले के भारत में था। और हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में जो है ना, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला है। हालांकि अभी बंट गया ना भारत और पाकिस्तान 1947 में, उससे पहले आज से 1700 साल पहले वह सभ्यता थी और भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था। ठीक है, भारत में इसका 25% एरिया आता है और 75% जो पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का मैक्सिमम एरिया पाकिस्तान में था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय नाम सुने हैं, वह पहले कहाँ पे था, पाकिस्तान में था। पहले तो भारत था ना, तो बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक है, तो उत्पत्ति बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जब भारत में रेल लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले के काल में, उस टाइम पे जब रेल लाइन में खुदाई किया जाने लगा तो अचानक बहुत सारी ईंटें मिलने लगी। समझ रहे हैं, उस जमाना का ईंट अभी तक सड़ा नहीं था यार, नूनिया नहीं पाया था। नूनिया मतलब समझते हैं ठीक है, ईंट पे जब आदमी टॉयलेट कर देता है तो नूनिया लग जाता है। ठीक है, और उस जमाना का ईंट सड़ा नहीं था, नूनिया नहीं लगा था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना टाइट ईंट बना था। तो आदमी खोजने लगा तो पूरा एगो गाँव ही निकल गया नीचे में, धरती के नीचे में। तब फिर पता लगा कि नहीं, आज से 2100 साल पहले, 1700 साल पहले हड़प्पा नाम का कोई स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, और अलग अलग फिर स्थान खोजा गया। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा आते हैं। देखिए, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के एरिया में अभी है। ठीक है, मैं यखन बोलने जा रहा था, कोरठा में आ जाता बात बात में। मोहनजोदाड़ो जो है ये भी अभी पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। कालीबंगन राजस्थान के एरिया में आता है। लोथल गुजरात के एरिया में आता है। धोलावीरा राजस्थान के एरिया में आता है। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। वहाँ के लोग जो है शहरी एरिया लाइफ स्टाइल जीते थे, जल निकासी की प्रणाली रखते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अचानक से वहाँ पे बाढ़ आने लगा, ब्रह्म राक्षस का आक्रमण हो गया, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, और फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, वैदिक काल को परिभाषित करें और वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, डिफाइन द वैदिक पीरियड, राइट अ नोट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन द वैदिक पीरियड। तो देखिए, वेद कितने हैं जी, 4 गो वेद है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से उस टाइम पे ही लिखा गया था वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल का इतिहास आज से 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास फली फूली थी। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आता है कि वैदिक पीरियड पहले आया या पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक पीरियड आया। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुराना है, उसके बाद वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में समाज, वर्ण व्यवस्था कैसा था। तो देखिए, आपको मालूम था कि पहले समाज जो है 4 वर्गों में बटा था। ब्राह्मण, ठीक है, सबसे ऊंचा कास्ट माना जाता था। क्षत्रिय, योद्धा, व्यापारी, वैश्य और शूद्र, सेवक। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से उस टाइम पे समाज को बांटा गया था। अच्छा, मैं एक दिन ना ट्रेन में आ रहा था रांची से अपना घर, ठीक है, बोकारो मेरा घर है, तो मैं आ रहा था तो ट्रेन में एक लड़की बैठी हुई थी, तो उनसे मैंने बात किया कि सोचा यार चलो कम से कम बात कर लेते हैं, अकेले हैं कोई पंगा नहीं होगा। तो बात करने लगे, तो पूछे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो बोले हाँ हम बैठ सकते हैं, बैठिए। तो मैं भी स्मार्ट दिखता हूँ यार, ऐसा बात नहीं है तो उन्होंने बैठने बोला। फिर मैंने पूछा कि आप आपका नाम क्या है। तो नाम बताई, प्रेरणा। हम बोले आपका सरनेम क्या है। तो बोले प्रेरणा भट्ट। हम बोले एक पूजा भट्ट है फिल्म में भट्ट लोग कौन कास्ट में आता है। तो बोलते हैं
ब्राह्मण, फिर बात बढ़ने लगा। ठीक है, तो हमने पूछा कि डू यू सपोर्ट इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो हमने उसकी राय ली। वो लड़की एमएससी की हुई थी, एमएससी केमिस्ट्री। तो उन्होंने बोला नो, आई, मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आई डोंट सपोर्ट इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात किया ताकि उनको लगे कि भाई आदमी पढ़ा लिखा है, इसके साथ हम फ्रिक्वेंटली बात कर सकते हैं। तो हमने बोला कि क्यों, आप ब्राह्मण हैं इसीलिए। भट्ट मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, भट्ट हो गया, पाठक हो गया, पंडित हो गए, और क्या क्या लिखाता है यार, बहुत, मिश्रा हो गए, ये सभी ब्राह्मण में आते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ढंग का मिल जाए तो हम इंटर कास्ट भी कर सकते हैं। हम बोले अब आ गए ना लाइन पे। ठीक है, हालांकि कोई वैसा हम दोस्त सिंपल वहीं तक लिए, वो उसके बाद नंबर वगैरह नहीं लिए। हम बोले नहीं यार, हमको नहीं करना है पंगा अभी। ठीक है, तो बस वहीं सिंपल सा बात किए। तो हम बोले कि हम एक सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोगों की राय ले रहे हैं और पता चल रहा है कि प्राचीन काल में जो था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का काम डिवाइडेड था। ठीक है, आपको मालूम है कि ब्राह्मण पूजा पाठ और पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, सबसे ऊपर माने जाते थे। क्षत्रिय समाज जो था रक्षा करने का काम, और समाज को राजा वगैरह जितना भी है इन सभी का काम करता था। ठीक है, वैश्य व्यापारी का काम क्या करता था। ठीक है, और शूद्र जो है सेवा करने का काम क्या करता था। तो उस जमाने पे ऐसा होता था, परिवार पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और अंतर जातीय विवाह चलता था। लेकिन अभी जो है ज़माना बदल गया है, कंपैरिजन करके लिख देना है आपको। ठीक है, तो मैंने वास्तव में एक सेंसस के तौर पे उसे पूछा था, और मेरा सेंसस ये निकला कि नहीं, वर्तमान समय में आदमी बदल गया है। ठीक है, चाहे पाड़े हो, चाहे घासी हो, चाहे डॉम हो, सब कोई अब समाज में सेम कैटेगरी में रहता है। ठीक है, मैं कौन सा कास्ट मालूम है, तेली। चलिए, मैं ये सब कास्ट वगैरह में डिपेंड नहीं रखता हूँ यार। आदमी का क्वालिटी है देन आई सैल्यूट यू। ठीक है, और अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, लात मार के भगाऊंगा, भाग साल। ठीक है, तो क्वालिटी अगर आप में है ना तो समझ गए। ये आप फिर पढ़ लीजिएगा वैदिक काल का, और मेन टॉपिक वैदिक काल में आपको यही लिखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्गों के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, महाजन पद की प्रारंभिक संरचना कैसी थी। मगध महाजन पद के बारे में बताइए। अब देखिए क्वेश्चन आता है एक, प्राचीन काल में कितने महाजन पद थे। देखिए, एक होता है जनपद। जनपद, जनपद इसका मतलब होता है क्या, जिला। और जब हम लोग बोलेंगे महाजनपद तो इसका मतलब होता है राज्य। तो प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था, यानी कि प्राचीन काल में भारत में 16 गो राज्य था। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अभी कौन सा है, राजस्थान, और उस टाइम पे था मगध, मगध साम्राज्य। मगध वर्तमान कौन कौन सा जिला आता है, सॉरी कौन कौन सा राज्य, तो मगध जो है वर्तमान बिहार, झारखंड। ठीक है, इसका मेन एरिया, कुछ कुछ बंगाल का एरिया, कुछ कुछ यूपी का एरिया इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, मगध महाजनपद में। तो उस टाइम पे 16 महाजनपद में सबसे बड़ा था मगध महाजनपद, मगध राज्य। और मगध के जो राजा थे वह थे अशोक, बिंदुसार, ठीक है, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी मगध महाजनपद के थे, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया है कि मगध महाजनपद में प्रारंभिक, यानी कि जब मगध महाजनपद था उस टाइम पे कैसा था, बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट है जानने का। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन पूछ देंगे आपको उनको बताना है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद था, सब लिख देना है। जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना आप लिख दीजिए, डेफिनेटली आप आराम से अच्छे मार्क्स लाइएगा। तो महाजन पदों की, अच्छा गाली वगैरह मत लिख दीजिएगा यार, जो मैं बीच बीच में एक दो को बोलता हूँ छोटा छोटा। ठीक है, काम चला हुआ है सब, ज़्यादा तो रॉन्ग वर्ड नहीं यूज करता हूँ। तो महाजन पद की प्रारंभिक संरचना में मगध एक शक्तिशाली महाजन पद के रूप में उभरा था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। बाद में इसकी राजधानी अशोक ने पाटलिपुत्र चेंज किया। ठीक है, बाद में राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना। ठीक है, पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी है। और पहले भी राजधानी थी मगध, मगध मतलब बिहार, झारखंड। ठीक है, हालांकि झारखंड अलग हो गया और हम लोग झारखंड में ही आते हैं। तो पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है। पटना को पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। हमारे झारखंड में एक हॉस्पिटल है PMCH, पाटलिपुत्र मेडिकल
कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह धनबाद में है। ठीक है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो समझ सकते हैं कि उस टाइम पे पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो धनबाद में बाद में आ गया। ठीक है, अभी इसका नाम बदल गया है, शहीद निर्मल महतो नहीं यार, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हो गया। ठीक है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज तो हजारीबाग में है। चलिए, तो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था जो कि इसकी राजधानी बनी। ठीक है, फिर बताना है कि यह कहाँ कहाँ तक फैला था। तो देखिए, गंगा का मैदानी इलाका में से लेकर उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर वर्षा के कारण यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता था, और खेती होने के कारण जंगल भी थे। ठीक है, जंगल के अलावा यहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा थे, तो इस कारण जो है मगध साम्राज्य बहुत मजबूत था, बहुत अमीर था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो राजा बने बहुत हैवी हैवी राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम राजा कौन है मालूम है? भारत का प्रथम राजा अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चाणक्य ने भारत को बनाया और उसके बाद प्रथम राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, ईरान नाम सुने हैं ना, ईरान की राजधानी तेहरान। अभी ईरान और इजराइल क्या हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में बोलने का अलाव नहीं है, अदरवाइज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता। ईरान और ईरान और इजराइल अभी क्या चल रहा है, दोनों के बीच में हमारा घर पूरा चल रहा है डुसुम डुसुम। ठीक है, तो ईरान जो है, ईरान इसकी राजधानी है तेहरान, और यूनान, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, यूनान का वर्तमान नाम है, क्या नाम है जी, एथेंस यूनान की राजधानी है। यूनानी तो नाम है, कहाँ नाम चेंज हुआ है, कतर, कतर शायद बोलते हैं ना। चलिए, तो यूनान और ईरान दो देश हैं, इनके बीच में ये दोनों देश जो है भारत पे आक्रमण किए, यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण, ये दोनों भारत पर आक्रमण किए। भारत पे हर कोई आक्रमण किया है आके। ठीक है, चाहे इंग्लैंड का अंग्रेज लोग हो, चाहे ईरानी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांस का हो। ठीक है, मतलब अलग अलग देश से आदमी आके भारत पे आक्रमण किया है। ठीक है, तो यही बताना है कि भारत पे जब आक्रमण किया रहा था प्राचीन काल में, तब भारत का आदमी क्या सो रहा था, बताओ बताओ। तो यूनानी और ईरानी, ठीक है, दोनों का नाम सेम लगता है, भारत पर महत्वपूर्ण आक्रमण पड़े। ईरानी आक्रमण से भारत ईरानी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। अच्छा, युद्ध हुआ तो क्या हुआ, हमें व्यापार में वृद्धि हुई, कैसे, चलिए जानते हैं। तो जबकि यूनानी आक्रमण से भारत कला, वस्तुकला, संस्कृति के क्षेत्र में नए विचारों और शैलियों का प्रवेश कराया। इसके अलावा इन आक्रमण ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया, जिससे विदेशी आक्रमण से बचने के लिए एक मजबूत और एकजुट साम्राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ के राजाओं को लगने लगा कि नहीं भाई, कोई भी आके हम लोग को ठोक के चला जाता है, तो हम लोगों को मजबूती से अपना राज्य को बनाना होगा। ठीक है, और व्यापार, फिर इन लोगों के साथ बोला गया यार क्यों लड़ाई करेगा फालतू का झूठ मूठ का, चलो व्यापार करो। ठीक है, ईरानी आक्रमण के कारण साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ठीक है, ईरानी शासक जैसे कि डेरियस प्रथम, नाम सुने होंगे आपने क्लास 12 में, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और भारत का उपजाऊ क्षेत्र उन्हीं के आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो यहाँ पे रहने लगे, देखने लगे अरे भाई भारत तो सोने की चिड़िया है। ठीक है, तब फिर वो इसके साथ व्यापार करने लगे। ठीक है, फिर आर्थिक लाभ, तो भारत में अपार धन संपदा यानी कि वही सोने की चिड़िया का अवसर ईरानी शासकों को आकर्षित कर रहे थे। फिर राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे जन्मने लगी। उस समय में भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जो ईरान आक्रमण के लिए एक कमज़ोर लक्ष्य थे। ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या हुआ कि संस्कृति, यहाँ की संस्कृति वहाँ गई और वहाँ की संस्कृति यहाँ पे आने लगी। ठीक है, जब दो देशों के बीच आक्रमण होता है तो पहले ज़माना की तरह थोड़ी है कि मिसाइल गिरा देगा घोड़ा लेके जाना होगा ना, घोड़ा लेके चाहे समुद्री आक्रमण कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जाना होगा फिर। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में युद्ध खत्म, नहीं, पहले वार्ता होती है कि भाई तुम युद्ध करोगे ना वार्ता करोगे। ठीक है, तो भारत के साथ धन संपत्ति देख के आदमी वार्ता ही करने का मन करता है कि भाई यार वार्ता कर लो यार इसके साथ। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई।
मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के योगदान को लिखें। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में सबसे जो प्रथम राजा था जो चाणक्य की सहायता से बना, कौन बना? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, ठीक है, उसका नाम होता है बिंदुसार। बिंदु से याद रखिएगा, बिंदु, जिसकी ना कोई ऊंचाई लंबाई मोटाई होती है उसे बिंदु कहते हैं। मैथ का डेफिनेशन है बिंदु का। ठीक है, बिंदुसार। अशोक बिंदुसार का बेटा था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था, नाती, वह कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक। और अशोक भारत का सबसे महान राजा है अभी तक का, इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र रखा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? इतना ग्रेट है, इसीलिए हम लोग भारत में अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिए हैं, अदरवाइज क्यों देते भाई? तो इतना तो जानकारी लेने को बनता है कि वह व्यक्ति जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नाम, जिसके नाम पे है, उसका थोड़ा सा इतिहास जाना जाए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईस्वी पूर्व, पूर्व नहीं, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व, जब ईस्वी शुरू हुआ था उससे 332 साल पहले, 322 साल पहले की थी। उन्होंने नंद वंश को पराजित करके मगध साम्राज्य पर अधिकार किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर उनका बेटा अशोक ने शासक किया और शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया। अच्छा, नंद वंश के अंतिम सम्राट थे धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। धनानंद, मैंने कल वीडियो भी बनाया था, बताया था कि धनानंद ने चाणक्य को बोला था कि मेरे राज्य में पलने वाले कुकुर तुम हमको शिक्षा देगा। संस्कृत में कुत्ता को कुकुर बोला जाता है। ठीक है, और खोरठा में भी कुकुर बोला जाता है, कुकुर, डॉगी। ओके, तो वो उसी टाइम से फिर चाणक्य ने उसको ठान लिया कि हम तुमको रडार में लेंगे, तेरा खेल, तेरा गेम बजाएगा अपन। और फिर गेम बजाया और किसको स्थान पे बैठाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को फिर स्थान पे बैठा दिया गेम बजा के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानिएगा। उसके बाद जिन्हें कौटिल्य की सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार के बारे में जान लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि उसका बेटा था और यह नॉर्मल था, ना तो बहुत हाई लेवल का राजा था, ना ही बेसी लो लेवल का, मतलब नॉर्मल था, बीच बीच का आदमी। फिर आया अशोक जो सब का एकदम तीन का ताड़ बना दिया। ठीक है, और अशोक के समय में ही महान युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, जो वर्तमान में इतना बड़ा भारत में युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, 2.5 लाख लोग मरे थे, समझ रहे हैं भाई? कलिंग का युद्ध। कलिंग के राजा थे खारवेल और उसकी बेटी थी जो अशोक से ये करते थे। ठीक है, बट अशोक इससे मैरिज करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न खारवेल, इनके राजा जो इनके फादर थे, वो नहीं देना चाहते थे, सो दैट कि इनके बीच फिर क्या हो गया? युद्ध हो गया, जंग छिड़ गया। ठीक है, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया आता है। तो अगर आपने अशोका देखा होगा, जो कि बहुत मस्त सीरियल है, तो सब कुछ पता होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? का आप आंसर कर सकते क्या हैं। समझते हैं? अशोक के धर्म के प्रचार के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया? तो देखिए, अशोक के समय में मैंने बताया कि जब युद्ध हुआ, ठीक है, कलिंग का युद्ध, तब कलिंग के युद्ध अशोक ही जीता। ठीक है, अंततः अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन 2.5 लाख लोग जो मरे ना, अशोक का हृदय जो है ना पिघल गया कि नहीं बेटा, आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, जब तक से मैं ज़िंदा हूँ, तो जब तक से टाइगर जिंदा है कोई युद्ध नहीं होगा। और अशोक ने बोला कि आज से हम लोग धम्म की नीति अपनाएंगे। धम्म मतलब धर्म, धर्म को ही धम्म बोला जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो अशोक ने अपने टाइम पे तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की। क्या? तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, और कहाँ पे आयोजित की? पाटलिपुत्र में, पटना में, क्योंकि उसकी राजधानी थी पटना। ठीक है, तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की पटना में, पाटलिपुत्र। ओके, और फिर अशोक ने एक धम्म अपनाया जिसमें सभी धर्मों को समान भाव दिया गया कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो। मुस्लिम उस टाइम पे बहुत कम नहीं रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमण भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद मतलब हुआ था, लेकिन बसा नहीं था भारत में मुस्लिम। ठीक है, सॉरी, मैं किसी कम्युनिटी को हेट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है,
तो उस टाइम पे केवल हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, ठीक है, 3 धर्म थे। तो अशोक ने क्या कहा कि सभी धर्मों के लोग इसमें रह सकते हैं और सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा। और इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपना बेटी, बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा, दोनों को फिर श्रीलंका, म्यांमार और चीन, तीन फलना ढिमका पूरा विदेश भेजा दिया। और बौद्ध धर्म का खास करके अशोक के धम्म में सभी धर्मों को समानता थी, बट बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रेफर किया गया था, ठीक है। और इसीलिए देखिए आज पूरा का पूरा चीन, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, श्रीलंका, इन सब में बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला है, ठीक है। आपको मालूम है चीन में बौद्ध धर्म चलता है, चाइनीज़ लोग बौद्ध धर्म मानता है। हमारा धर्म जहाँ से उत्पत्ति हुई गौतम बुद्ध की, भारत से, और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक पार्ट माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म संविधान के कितना जो आर्टिकल है मुझे याद नहीं आ रहा है, एक आर्टिकल है उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हुए पार्ट हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा चीन बौद्ध धर्म मानता है और श्रीलंका बौद्ध धर्म मानता है, जापान, ठीक है, इन सभी में बुद्धिज्म चलता है। चलिए, तो ये हो गया। बाकी विदेशों में प्रचार सब कुछ पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। मैं इसलिए आपको बस सरसरी निगाह में बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ते टाइम मेरी बातें याद आएँ, एग्ज़ाम में जब आप लिखें तो मेरी बातें याद आएँ और आप एकदम धड़धड़ा के आंसर कर दें, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति, विशेषता, प्रशासन का वर्णन करें तथा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को बताइए। अब बताना है कि जब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त इतने बड़े महान राजा थे, तो फिर क्यों मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। देखो भाई, कितना भी बड़ा महान बन जाओ, एक दिन मिट जाएगा मिट्टी के मोल, जग में सब बोलेंगे, चलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की प्रकृति समाप्त हो गई क्योंकि अशोक महान था, उसका बेटा बेटी महान नहीं था, ठीक है। योग्य शासक की कमी हो गई, बाहरी आक्रमण होने लगा। जब योग्य राजा नहीं रहेगा तो बाहरी आक्रमण होगा, ठीक है। विशाल साम्राज्य को संभालने में मुश्किल आने लगी और केंद्रीय प्रशासन टूट गया। फिर उसी टाइम में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा था, तो कौटिल्य जैसा भी कोई गुरु न रहा। तो बोला जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा मेरे टीचर बोलते थे कि एगो संपत्ति जो है ना 3 पीढ़ी तक चलेगा, उससे ज़्यादा पीढ़ी नहीं चलेगा। चाहे आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, आप खा सकते हैं, आपका बेटा बेटी खाएगा, आपका नाती पोता खाएगा, उसके बाद फिर कंगाल हो जाएगा। कंगाल नहीं होगा तो फिर कम से कम उतना पॉपुलैरिटी नहीं रहेगा, ठीक है। 3 पीढ़ी तक ही धन चलता है, 3 पीढ़ी तक चलेगा, उसके बाद फिर वह अलग पीढ़ी माना जाता है, ठीक है। समझ गए ना बात को, यहाँ से रिलेशन भी ख़त्म हो जाता है 3 पीढ़ी के बाद। तो वही हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के बाद से फिर पीढ़ी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सभी चीज़ें, न्याय, सेना, अर्थव्यवस्था, ठीक है, सब में कमी आने लगी और अंततः जो है चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम पे समाप्त हो गया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब आता है बौद्ध धर्म। अरे भाई गलत लिख दिए, टाइपिंग मिस्टेक, बौद्ध धर्म होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को लिखना है। तो आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों प्राचीन भारतीय धर्म हैं जिनकी उत्पत्ति लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। दोनों ही श्रमण परंपरा से संबंधित थे और दोनों लगता है बहुत सिमिलियर धर्म था। दोनों सेम एज के व्यक्ति थे, दोनों ने सेम घर से भागा था, ठीक है। दोनों का टाइम मतलब राजा का बेटा था दोनों एकदम। तो दोनों का जो है ना धर्म भाई भाई लगता है ना, पिठिया भाई लगता है, और दोनों सेम टाइम में पनपा था, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, ठीक है। और दोनों बहुत कठिन था। हालांकि वर्तमान में भारत में बौद्ध धर्म भी पाया जाता है, जैन धर्म भी पाया जाता है, ठीक है, और दोनों कठिन है। तो दोनों सेम लगता है। चलिए पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पहले है आपका बौद्ध धर्म के बारे में, फिर है आपका यहाँ पे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। ये सारा नोट्स जो है मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एंड तक देखें तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अगर आप आंसर करेंगे तो इससे 2 चीज़ पता चलता है। पहली चीज़ कि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है, वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से सुबह उठ के ही आपका कंटेंट बनाने में लग गया हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको इसका आंसर आता है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है।
और बाकी जितने भी पेपर हैं, माइनर पेपर, सेक पेपर, सब का मैं दे दूंगा। ये फ्री का गेस्ट पेपर मैं दे रहा हूँ डिजिटल फॉर्म में आपको फ्री में। अभी पैसा नहीं लूँगा, पैसा लूँगा 10 रुपया बाद में, ठीक है। अभी मेजर पेपर, माइनर पेपर दीजिए, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, भैक पेपर, एसी पेपर, सब का मैं फ्री में कराऊँगा, 10 रुपया लूँगा, ठीक है। आपका इच्छा होगा तो दीजिएगा, इच्छा नहीं होगा तो ज़बरदस्ती नहीं मांगूंगा मैं कोर्स सेल नहीं करता हूँ, पढ़ाई को फ्री करना चाहता हूँ, ठीक है। और दान की तरह पैसा को लेना चाहता हूँ कि भाई दान मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। और क्यूआर कोड दे दूँगा, ठीक है। आप लोग फ़ोन पे कीजिएगा, डिजिटल पेमेंट। तो सब कोई डिजिटल हो रहा है तो मैं भी डिजिटल होऊंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितना भी टाइम आपके पास बचा है पढ़ लीजिए, 3 घंटा में आपका ये पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा। 3 घंटा पढ़िए और फिर 2 घंटा नोट्स, इसी से आप छोटा छोटा नोट्स बनाइए और डेफिनेटली एग्ज़ाम में जाइए। मेरी दुआ है, ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सागर। नाम जान के क्या कीजिएगा, काम जानिए।